जी, तो कल हमने देखा था कि आप शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व से किस तरह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को डिराइव करते हैं। तो अब इसमें अ, हमने ये देखा था कि एक बिजनेस है वो ऑपरेट कर रहा है, एक फैक्ट्री या एक ब्रांच है उसकी या एक प्लांट है उसका जहां वो प्रोडक्शन कर रहा है। तो ऑफ कोर्स उसकी एक सर्टन शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट होगी और एक शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट होगी, जो कि हमें यहाँ पर नजर भी आ रहा है। एक मिनट, ये अगर हम देखें तो जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट वन है, SAC1, तो ये जो प्लांट नंबर वन है उसकी ये एवरेज कॉस्ट है, और उसी प्लांट नंबर वन की मार्जिनल कॉस्ट भी दी हुई है जो कि SMC1 है। तो ये जो है वो एक प्लांट नंबर वन है, और अभी जो फर्म है वो शॉर्ट रन में ऑपरेट कर रही है। इसका मतलब है प्लांट नंबर वन में आप एक फैक्टर वेरिएबल है उसको आप चेंज करते जा रहे हैं। तो ये हो रहा है कि आउटपुट आपकी ये जो हमें नजर आ रहा है जीरो से Q1 की तरफ जा रही है, तो एवरेज कॉस्ट शुरू में कम होती हुई नजर आ रही है हमें, और उसका एक मिनिमम पॉइंट भी है। और वो पता कैसे चल रहा है? क्योंकि वहां से हमेशा शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व इंटरसेक्ट करती है। तो प्लांट नंबर वन की शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व ये है, SMC1, और शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ये है, SAC1। अच्छा, अब जब आप प्लांट नंबर वन पे ऑपरेट कर रहे हैं तो वही लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न चल रहा है, और आपकी एवरेज कॉस्ट कम होती जा रही है, जो कि अभी आप लेट से यहाँ पर मिनिमम हो रही है, यहाँ पे मिनिमम हो रही है, ठीक है। और उसके बाद वो बढ़ रही है क्योंकि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न शुरू हो जाएगी। लेकिन वो जो फर्म है वो क्या करती है कि जब एवरेज कॉस्ट कम हो रही है और आप पॉइंट ए पे पहुंचते हैं, ये पॉइंट ए यानी कि आउटपुट Q1 पे पहुंचते हैं, तो वो एक और प्लांट लगा लेती है, क्योंकि उसे नजर आ रहा है कॉस्ट कम हो रही है। तो एक प्लांट जब और लगाते हैं तो क्या होता है? होता ये है कि आप शॉर्ट रन से निकल के लॉन्ग रन में चले गए, क्योंकि अब आपके सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आपने वेरिएबल कर दी। तो अब अगर ये हो रहा है तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल भी ऑपरेशन में आ गई। तो आपकी कॉस्ट जो है, अभी अगर हम देखें तो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब चले बाद में भी ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर भी देखें तो वो पहले जो पॉइंट ए है वहां से हमने शॉर्ट लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कब ली है, वहां से क्यों लिए? क्योंकि पॉइंट ए पर फर्म जो है वो दूसरा प्लांट लगा लेती है, तो ऑफ कोर्स आपकी फिर लॉन्ग रन शुरू हो गया, और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब भी हम ड्रॉ करेंगे वो नीचे को जा रहा है, यानी इकोनॉमी स्केल जो है वो आपके एवरेज कॉस्ट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कब को नीचे लेके जा रही है। और अगर आप ये देखें कि पॉइंट ए पे अगर आप ऑपरेट कर रहे हैं और आप प्लांट नंबर टू नहीं लगाते, तो आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व तो कम हो रहा है SAC1 को अगर देखें, लेकिन आपको वो इकोनॉमी ऑफ स्केल वाला बेनिफिट नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से आपकी कॉस्ट फर्दर कम हो रही है। अगर आप गौर करें तो मैं पॉइंट ए से अगर आगे जाता हूँ, लेट से Q0 Q स्टार इसके बीच में कहीं पर भी, तो आप देख रहे हैं कि आपकी एवरेज कॉस्ट जो लॉन्ग रन है वो ज्यादा कम है शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व से। और इसका मतलब है कि फर्म जो है वो इकोनॉमी ऑफ स्केल से फायदा उठा के अपनी एवरेज कॉस्ट को ज्यादा कम कर सकती है। तो फर्म ने वहीं पर ही ये डिसीजन, अब मतलब ये कि आपकी एवरेज कॉस्ट कब तो कम हो रही है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कम, क्योंकि अभी आप मिनिमम पॉइंट पे नहीं पहुंचे। मिनिमम पॉइंट तो Q स्टार पे है, ये पॉइंट, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, मैं इसको कहता हूँ ये C है, यहाँ पर कम हो रही है। लेकिन आप जब नया प्लांट लगाते हैं तो वो जो सर्टन बेनिफिट्स आपको हो रहे हैं उससे आपकी कॉस्ट उससे भी ज्यादा कम हो पा रही है लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की। जारी बात है, लॉ लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न कॉस्ट को उतना कम नहीं करता जितना कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल करता है। तो इकोनॉमी ऑफ स्केल के जो कॉस्ट बेनिफिट होते हैं
वो लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न से कहीं ज्यादा होते हैं। अच्छा, और अभी हम नीचे भी पढ़ेंगे कि इकोनॉमी स्केल से कॉस्ट कहाँ कहाँ कैसे कैसे कम होती है। तो आपने ए पे डिसीजन ले लिया, आपकी एवरेज कॉस्ट कर्व हमें नजर आ गया, ज्यादा कम होती हुई नजर आ रही है। अच्छा, बीच में और भी प्लांट हो सकते हैं, हमने लेकिन सिर्फ 3 प्लांट लिए हैं, आप 10 ले लें, वो भी हो सकते हैं। अच्छा, अब क्या हुआ कि अ, जो प्लांट नंबर आपने 2 लगाया है, तो वहां पर जो SA2 है, 1 मिनट, ये कर सकता हूँ ये अचानक से कर्सर ही गायब हो जाता है। अच्छा, अच्छा जी, अब आप प्लांट नंबर 2 पे पहुंच गए। अच्छा, प्लांट नंबर 2 पे क्या हो रहा है कि SA2 है, और जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट का है प्लांट नंबर 2 का, और SMC2 है, यानी कि जो शॉर्ट टर्म मार्जिनल कॉस्ट का है प्लांट नंबर 2 का। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि फर्म जो है वो Q2 पे ऑपरेट करेगी, Q1 के बाद वो Q2 पे चली गई। और यहाँ अगर गौर करें तो Q2 पे क्या हो रहा है, Q2 पे आपकी जो शॉर्ट टर्म एवरेज कॉस्ट कब है, वो भी मिनिमम पे है, क्योंकि वहीं से एस एम सी टू जो है ना वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं SA2 को, कहाँ पे, पॉइंट बी पे, ये आपका पॉइंट बी। और अब क्या हुआ कि आप Q2 पे पहुंच गए। अच्छा, अब एक बात आपको यहाँ बतानी, Q2 पे पहुंच तो गए हैं, ये किसी भी फर्म का मिनिमम एफिशिएंट स्केल है, क्योंकि आप शॉर्ट शॉर्ट रन में भी मिनिमम कॉस्ट में है, वो कैसे पता चला, उसके लिए हमने एक LMC ड्रॉ की है, लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व। और वो क्यों ड्रॉ किया है, ये दिखाने के लिए कि वो पॉइंट बी से ही इंटरसेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व जहां से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को इंटरसेक्ट कर रहा है, वो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम पॉइंट है। और उसी पॉइंट पे SMC2 भी SA2 को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो जब आप यहां पहुंच जाएं, तो फर्म को इससे ज्यादा प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आगे जो है वो अब क्या होगा कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न की वजह से एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी शॉर्ट रन, और डिस इकोनॉमी स्केल की वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो वो आगे दिखाया भी गया है कि अगर वो प्लांट नंबर 3 फिर भी लगा लेता है, तो ये उस फर्म के बेनिफिट में नहीं है। क्योंकि अब आप अगर गौर करें, पॉइंट सी को अगर हम देखें, तो पॉइंट सी पर आप अगर गौर करें तो एवरेज कॉस्ट तो, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट तो बढ़ेगी, लेकिन वो कहाँ पे अब टच कर रही है या टेंजेंट बना रही है, जहां पे शॉर्ट रन में भी जो SA3 है, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट को, वो भी मिनिमम पॉइंट पे नहीं है। उसका मिनिमम पॉइंट जो है वो नीचे रह गया, मतलब वो यहाँ पे है मिनिमम पॉइंट। तो अब क्योंकि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का भी बढ़ रहा है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का भी बढ़ रहा है, तो ये फर्म की बेनिफिट में नहीं है, क्योंकि फर्म का जो जो प्रॉफिट है वो कम होगा, यानी कि प्रॉफिट मैक्सिमाइज नहीं कर सकती फर्म, तो वो यहाँ पर ऑपरेट नहीं करेगी। लेकिन अगर फर्दर प्रोडक्शन करे तो फिर यही सूरत हाल होगी कि लॉन्ग रन और शॉर्ट रन दोनों ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, यानी कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पे नहीं है और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट का भी मिनिमम पे नहीं है। ये इस तरह से दिखाया जाता है, क्योंकि दोनों ही लॉ, डिसइकोनॉमिक स्केल भी ऑपरेट कर रहा है और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न भी वहां पर ऑपरेट करता हुआ हमें नजर आएगा। जी, अब क्या सवाल है आपका? जी सर, समझ आ गया है। 1 मिनट जी, अब दोबारा से बोलना। सर कोई क्वेश्चन नहीं है, समझ आ गई है अब। अच्छा, ओके, और राइट। अच्छा, अब आगे चलते हैं। तो आगे हमारे पास इकोनॉमीज ऑफ स्केल आ गया, और वो आपने ओ लेवल में भी पढ़ा हुआ है, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक स्केल लॉन्ग रन का कॉन्सेप्ट है,
और ये एवरेज कॉस्ट को कम करता है। लेकिन इकोनॉमी स्केल दो तरह की आ रही है। इकोनॉमी इंटरनल इकोनॉमी जो स्केल है एक, अभी हम इसको देख लेते हैं, लेकिन पहले ये जानना हमारा जरूरी है। दूसरा है एक्सटर्नल इकोनॉमी जो स्केल। तो इन दोनों में फर्क है, इंटरनल में और एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल। आपको पता है, आइडिया है इसके बारे में? पढ़ा तो था, हमने ओ लेवल में लेके पढ़ा था, अभी भूला हुआ है। जी सर। कोई बात नहीं, जारी में तो बहुत देर हो गई, कहाँ याद रहता है। अच्छा, अब इंटरनल इकोनॉमी स्केल आपने याद रखना है कि ये ऐसे कॉस्ट बेनिफिट हैं जो उस फर्म्स होते हैं जो अपनी स्केल ऑफ प्रोडक्शन या स्केल ऑफ ऑपरेशन में इजाफा कर रहा है। अच्छा, और ये उस फर्म के की स्ट्रेंथ है जिसकी वजह से वो अपनी एवरेज कॉस्ट को कम कर पा रही है। और जाहिर बात है, वो उसके स्केल ऑफ प्रोडक्शन के बढ़ने की वजह से वो स्ट्रेंथ हासिल हुई है जिससे उस फर्म की एवरेज कॉस्ट कम है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि ये एक इंडस्ट्री है, कौन कौन सी इंडस्ट्री है, लेट से ये एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री है। तो इंडस्ट्री का मतलब ये है कि इस इंडस्ट्री के अंदर लेट से डिफरेंट फर्म्स हैं। ऐसे ही होता है हर इंडस्ट्री में, ये फर्म्स मौजूद है। ठीक है जी। और अब ये फर्म्स मौजूद तो हैं, एक फर्म जो है वो ग्रो करके बड़ी हो जाती है और वो अपने साइज को इतना बड़ा कर लेती है। अब ये जो फर्म हमें नजर आ रही है, इसको हम कहते हैं फर्म ए। ये अब अपनी एवरेज कॉस्ट को कम कर पाएगी कंपेयर टू ऑल अदर फर्म्स। यानी कि बाकी फर्म्स जिनका साइज उतने का उतना ही है, और उन्होंने अपने साइज को में इजाफा नहीं किया या नहीं कर सके, तो वो उनकी एवरेज कॉस्ट कम नहीं होगी पूरी इंडस्ट्री में, सिर्फ फर्म एक ही होगी। तो जब एक फर्म इस काबिल हो कि वो अपनी एवरेज कॉस्ट को कम करे बाय इंक्रीजिंग इट्स साइज, तो हम ऐसे बेनिफिट्स को बोलते हैं इंटरनल इकोनॉमी स्केल। लेकिन ये तो है इंटरनल इकोनॉमी स्केल जो इस फर्म को हासिल हो रहा है, इंटरनल। लेकिन अगर कुछ ऐसे हो कि फर्म का साइज तो उतने का उतना ही रहे जितने भी फर्म्स हैं, लेकिन इंडस्ट्री का साइज बड़ा हो जाए। अच्छा, इंडस्ट्री के साइज बड़े होने का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि इसमें और भी फर्म्स आ गई, ऑलमोस्ट उसी के साइज की। ठीक है, अब ये जब हुआ है तो इसकी वजह से जो बेनिफिट होगा, लेकिन वो एक फर्म को नहीं होने वाला, क्योंकि फर्म तो ग्रो नहीं की, इंडस्ट्री ग्रो की है। तो इससे जो फायदा होगा उसको वो बोलेंगे एक्सटर्नल इकोनॉमी उसकी। लेकिन जो इंटरनल इकोनॉमी स्केल होती है, वो इसका जो फायदा होता है, ये लिमिटेड टू वन फर्म या वो फर्म्स जो अपने साइज को बड़ा कर पाई हैं। जबकि एक्सटर्नल इकोनॉमी स्केल जो होती है, ये इट एक्सटेंड्स इट एक्सटेंड्स टू ऑल फर्म्स प्रेजेंट इन द इंडस्ट्री जो वहां ऑपरेट कर रही हैं। यानी कि अब ये एक ही बात नहीं है, अब ये सारी फर्म जो हैं उनको फायदा होगा, यानी कि सारी फर्म की एवरेज कॉस्ट कम होना शुरू हो जाएगी। इंटरनल में सिर्फ एक फर्म की होती है, क्योंकि वो उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटी है जिसकी वजह से वो अपनी एवरेज कॉस्ट को कम कर पाएगी। एक्सटर्नल में इंडस्ट्री के साइज के बड़े होने की वजह से सारी फर्म्स अपनी एवरेज कॉस्ट को कम कर पाएंगी। अब इसीलिए जब हम पहले पढ़ते हैं इंटरनल इकोनॉमी स्केल में परचेजिंग इकोनॉमी स्केल, तो वही एक फर्म बड़ी है, वो बल्क में बाय कर रही है तो सप्लायरों से डिस्काउंट दे रहा है, तो ये तो उसी फर्म को डिस्काउंट देंगे ना जो बड़ी साइज में है और बल्क में बाय कर रही है। जो बाकी हैं वो तो बल्क में बाय नहीं कर रही, तो उनको डिस्काउंट क्यों देगी? तो इससे कॉस्ट एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी एक फर्म की। इसी तरह मार्केटिंग इकोनॉमी ऑफ स्केल है, ये भी इंटरनल इकोनॉमी स्केल है। एक बड़ी फर्म है, अब मार्केटिंग में आपको पता है बहुत सी चीजें आती है, एडवर्टाइजमेंट भी आती है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन भी आती है जिसे डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो एक फर्म है, उसकी बड़ी फर्म है,
तो उसकी अपनी व्हीकल है, और जिसकी वजह से आपका टाइम भी बच रहा है, और चीजें जो है ना वो डैमेज भी नहीं हो रही, क्योंकि एक्स्ट्रा केयरफुल है वो ड्राइवर, बिकॉज दैट ड्राइवर इज द एम्प्लॉई ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो वो एक्स्ट्रा मेजर्स ले रहा है। आम हालात में अगर एक व्हीकल में ढेर सारे ब्रांड जा रहे हैं तो कुछ भी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि वो आप ओन नहीं कर रहे उस केस में। तो और रेंट भी कोई आपको देना उस सूरत में तो पड़ेगा, इस सूरत में नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी अपना व्हीकल है। तो टाइम भी बच गया। जो व्हीकल का रेंट है वो मैंने यहाँ लिखा नहीं, वो भी आ सकता है। चीजें डैमेज भी नहीं होंगी, क्योंकि एक्स्ट्रा केयर या एक्स्ट्रा मेजर्स लिए जाएंगे उस फर्म की तरफ से। और वैसे भी हम ऐसे अगर कहें कि अगर वो आम व्हीकल पे जा रहा है तो आम व्हीकल उतना शायद आप कह लें कि रिस्क फ्री नहीं है, या वहां पे जो आइटम जा रही हैं वो एक्स्ट्रा मेजर उसमें नहीं लिए जा रहे। जब आपका अपना व्हीकल है तो आप जो है ना वो लेट्स से सॉफ्ट पैडिंग व्हीकल में यूज कर रहे हैं, ताकि जो प्रोडक्ट्स हिलने से कहीं डैमेज ना हो, या क्योंकि आपका व्हीकल है ना, आप कुछ भी एक्स्ट्रा मेजर्स ऐसे ले सकते हैं, और ड्राइवर तो एक्स्ट्रा केयर करेगा ही। तो उससे डैमेज कम होके कॉस्ट आपकी कम हो जाएगी, बाकी फर्म्स की नहीं होगी। फिर मैनेजेरियल इकोनॉमी इकोनॉमीज है, आपकी फर्म बड़ी है तो आप एक्सपीरियंस्ड, क्वालिफाइड और एक्सपर्ट मैनेजर्स को हायर कर सकते हैं। ऑल्दो वो चार्ज ज्यादा करते हैं, दे चार्ज अ वेरी हेफ्टी अमाउंट, लेकिन क्योंकि उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, वो बहुत एफिशिएंटली रिसोर्सेज का यूज करते हैं, जिससे वो जितना चार्ज करते हैं उससे कहीं ज्यादा एवरेज कॉस्ट को कम कर पाते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस को फायदा ही होता है। यानी कि अगर आपने एक मैनेजर हायर भी किया है और आप उसको लेट से $100 दे रहे हैं, लेकिन वो आपको $100 दे तो रहे हैं, तो आपकी एक्चुअली कॉस्ट बढ़नी चाहिए, लेकिन वो आपको $200 की एवरेज कॉस्ट को कम करके दे दें, तो ऑफ कोर्स आपकी ओवरऑल जो एवरेज कॉस्ट है वो कम ही हो जाएगी। फिर हमारे पास टेक्निकल इकोनॉमी ऑफ स्केल है, तो इसमें फर्म्स जो लेटेस्ट अप टू डेट इक्विपमेंट है, मशीन्स है, टेक्नोलॉजी है, मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन है, उनको इस्तेमाल करती है, जो कॉस्ट सेविंग होते हैं, ऑफ कोर्स टाइम सेविंग भी होते हैं, जिससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। लेकिन ये जो मशीन्स हैं ये ऑर्डिनरी फर्म्स नहीं बाय कर सकती। एक तो एक्सपेंसिव होती हैं, और दूसरी ये कि अगर बाय कर भी लेना तो दे आर नॉट एबल टू यूज देम फुली। मतलब ये आपने एक मशीन ली है और आप आधे दिन उसको इस्तेमाल कर पाते हैं, उसकी वजह क्या है? आपका स्केल छोटा है और आप उतनी प्रोडक्शन कर नहीं पा रहे, तो ये आपकी उतनी प्रोडक्ट की डिमांड नहीं है। ब्रांड बड़ा तो तभी करते हैं जब आपको पता है कि आपने बड़े लेवल पे ऑपरेट करना है और ज्यादा डिमांड को मीट करना है। तो यहाँ पर वो उनके लिए वैसे भी वर्थ फाइल नहीं है, क्यों? बजट नहीं है। दूसरा कि मशीन आधा दिन बंद रहे, आधा आधा दिन चले, तो आपको पता है कि आपके फायदे के लिए नहीं है, क्योंकि डेप्रिसिएशन तो फिर भी होनी ही है मशीन की। तो फिर वो जो, और वो फिक्स कॉस्ट है, तो जब डेप्रिसिएशन आपकी मशीन की हो रही है लेकिन आउटपुट कम बन रही है, तो डेप्रिसिएशन जो है ना वो कम यूनिट्स में स्प्रेड होगी। तो उससे जब कम यूनिट्स में स्प्रेड होगी तो आपकी जो एवरेज फिक्स कॉस्ट है, ऑफ कोर्स ये भी एवरेज कॉस्ट का पार्ट ही होती है, वो बढ़ जाएगी। और अगर लार्ज फर्म है तो जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो ज्यादा यूनिट्स में स्प्रेड होगी, तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है ना वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो और आपने पढ़ा भी हुआ है कि अगर आप जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं डेप्रिसिएशन में, तो ऑफकोर्स वो अमाउंट तो आपको कम करनी ही करनी है। आप आउटपुट ज्यादा करें या कम करें, तो ज्यादा बनाएंगे तो ऑफकोर्स वो स्प्रेड हो जाएगी ज्यादा यूनिट्स में, और जब एवरेज फिक्स कॉस्ट कम होगी तो वो एवरेज कॉस्ट को भी कम कर देगी। ये यहाँ तक कोई सवाल है? नो सर। और आगे चलते हैं। आगे हमारे पास आ गया फाइनेंशियल इकोनॉमी उसके। तो ये भी लार्ज फर्म्स को एक बेनिफिट है कि जो बैंक्स हैं वो आसानी से लोन ऑफर कर देती हैं बड़ी फर्म्स को, क्योंकि एक तो वो फर्म जो है ना सिक्योरिटी ऑफर कर सकती हैं आसानी से, या उसको हम ये भी बोल सकते हैं कोलेटरल, ये पता है, जिसकी वजह से रिस्क कम होता है, और वो इंटरेस्ट रेट लो चार्ज करते हैं, क्योंकि इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज तभी किया जाता है जब रिस्क ज्यादा हो। उसकी वजह क्या है? इंटरेस्ट रेट क्यों ज्यादा चार्ज किया जाता है अगर रिस्क ज्यादा हो? उसकी वजह ये है कि आप इंटरेस्ट रेट ज्यादा चार्ज करके अपनी अमाउंट को जल्दी से जल्दी रिकवर करना चाह रहे हैं, कि ओरिजिनल अमाउंट तो रिकवर हो जाए कम से कम, ताकि चूंकि रिस्क ज्यादा है तो जितना आप लॉन्ग टर्म में जाएंगे फ्यूचर में, उतना ही रिस्क बढ़ता जाता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है।
तो लेकिन अगर एक बिजनेस पहले से स्टैब्लिश्ड है, सिक्योरिटी भी ऑफर कर रहा है और बड़ा बिजनेस है, तो उसके क्लोज डाउन होने के चांसेस कम है। तो इसलिए आप इंटरेस्ट रेट को भी कम कर देते हैं कि भाई ये तो रिकवर हो ही जाएगा, इसलिए इंटरेस्ट रेट कम चार्ज होता है। और इंटरेस्ट आपको पता है पार्ट ऑफ कॉस्ट है, और ये एक नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस माना जाता है ना, तो ये तो पे करना ही करना होता है, ये भी एक किस्म की फिक्स कॉस्ट ही है। तो ये भी आपकी कम रहेगी, तो आपकी एवरेज कॉस्ट को भी कम कर देगी साथ में। तो ये भी लार्ज फर्म होने की वजह से आपको ये बेनिफिट है। और वरना तो फर्म ये नहीं अलाउ करेगी छोटी फर्म्स को इंटरेस्ट रेट कम पे। अच्छा, फिर आ गया हमारे पास रिस्क बियरिंग इकोनॉमीज। तो ये क्या होता है कि लार्ज फर्म जो ऑफन क्या करती हैं कि वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट में डील करती हैं। और आपने ओ लेवल में भी इनफैक्ट सॉरी ए लेवल बिजनेस में पढ़ा हुआ है कि वो ना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बना लेती हैं, यानी कि वो रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में डील करना शुरू कर देती हैं जो बड़ी फर्म होती है। तो उसको प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भी बोलते हैं। एक यानी कि रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स। तो उससे यही होता है कि आपका रिस्क स्प्रेड हो जाता है। अब सवाल ये है, इससे कॉस्ट कैसे कम होती है? इसका जवाब है आपके पास। अगर वो पोर्टफोलियो बना लेते हैं एक रेंज, तो इससे कॉस्ट, रिस्क तो स्प्रेड हो गया मान लिया, लेकिन इससे कॉस्ट कैसे कम हो रही है? इसको हम रिस्क बीयरिंग इकोनॉमीज क्यों बोल रहे हैं? पोर्टफोलियो, क्या वजह, आइडिया है? रिस्क स्प्रेड होगा ना, कि एक प्रोडक्ट की अगर सेल जो है ना वो गिर गई है, तो इट विल बी कॉम्पनसेटेड विद द सेल्स ऑफ अनदर प्रोडक्ट इन अनदर रीजन या इन अनदर मार्केट सेगमेंट। तो आपको रिस्क, क्योंकि आप एक ही प्रोडक्ट की सेल पर डिपेंडेंट नहीं है टू अर्न प्रॉफिट एंड टू अर्न रेवेन्यू। तो ये तो समझ आती है, लेकिन कॉस्ट कैसे कम होगी? सर क्योंकि ओवरऑल जो कॉस्ट है वो उतने ही यूनिट्स पे स्प्रेड होगी, इसीलिए कॉस्ट मतलब कम ही रहेगी। जी बिल्कुल सही आपने कहा कि अगर एक प्रोडक्ट पे डिपेंड कर रहे हैं, तो उसकी अगर डिमांड गिर गई है तो आपको प्रोडक्शन कम करनी पड़ेगी, लेकिन फिक्स कॉस्ट तो फिर भी रहेगी। तो वो फिर कम यूनिट्स में स्प्रेड होगी, तो एवरेज फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, जो एवरेज कॉस्ट को भी बढ़ा देगी। बिल्कुल सही। और अगर आप ज्यादा यूनिट्स में पोर्टफोलियो में डिपेंड वो डील करते हैं, तो एक चीज की डिमांड कम भी हो गई तो उसकी तो आउटपुट कम हो गई, लेकिन किसी की बढ़ गई तो वहां आप आउटपुट बढ़ा लेंगे, जिससे फिक्स कॉस्ट ज्यादा यूनिट्स में ही स्प्रेड रहेगी और आपकी एवरेज कॉस्ट बढ़ेगी नहीं। तो नॉर्मली आम बिजनेस की तो बढ़ जाएगी, आपकी कम ही रहेगी। अच्छा, फिर हमारे पास एक्सटर्नल इकोनॉमी में स्केल आ गया, जिसमें सारी फर्म्स, ऑल द फर्म्स जिनको फायदा होता है, क्योंकि पूरी इंडस्ट्री जो है ना वो एक्सपैंड कर गई। जैसे हम कहते हैं कि पाकिस्तान की कार इंडस्ट्री एक्सपैंड कर गई है, मतलब कि बहुत ज्यादा फर्म जो है वो मार्केट में आ गई हैं, और गाड़ियां बेच रही हैं, बना रही हैं और बेच रही हैं। तो उसमें जो पहला हमें बेनिफिट नजर आ रहा है वो एक्सेस टू स्किल्ड वर्कर्स। अच्छा, एक्सेस टू स्किल्ड वर्कर्स क्या है? वो ये कि जब एक इंडस्ट्री बड़ी हो गई है, यानी कि उसमें बहुत ज्यादा फर्म्स आ गई हैं, तो वो वर्कर्स हु स्किल्स आर रेलेवेंट टू दैट इंडस्ट्री, दे लाइक टू लोकेट नियर दैट इंडस्ट्री, नियर दैट एरिया। क्यों? उन्हें पता है कि इट विल हेल्प देम टू गेट अ जॉब समवेयर, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बहुत सी होंगी और सारी उनकी स्किल से रिलेटेड होंगी। तो उन्हें अगर एक फर्म में जॉब नहीं मिलेगी तो दूसरी फर्म में जॉब अवेलेबल हो जाएगी। तो उसका फायदा फर्म को क्या हो रहा है कि उन फर्म्स को दूर से वर्कर, फर्ज किया अगर कॉम्पिटेंट वर्कर्स या रेलेवेंट स्किल वाले वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, तो दे माइट हैव टू हायर देम फ्रॉम अदर रीजन्स और मे बी फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल। तो वो फिर उनको ऑब्वियसली एकोमोडेशन भी देनी पड़ेगी, दे माइट चार्ज हायर सैलरी, क्योंकि वो अपनी फैमिली को, अपने एरिया को छोड़ के आ रहे हैं। तो यू माइट हैव टू गिव देम मोर इंसेंटिव्स, तो जिससे आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो बढ़ जाएगी। लेकिन इस केस में सारी फर्म्स को चूंकि इजीली अवेलेबल है स्किल्ड वर्कर्स, क्योंकि वो करीब ही रह रहे हैं और उनका अपना घर भी है, ट्रांसपोर्टेशन का भी इशू नहीं होगा, और आप उनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा रहेगी, क्योंकि वो जल्दी पहुंच जाया करेंगे आपके पास अपने टाइम पर प्रोडक्शन करने के लिए। और तो एक तो और चार्ज भी कम करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी करीब ही रह रहे हैं। और जब वर्कर्स आपको आसानी से अवेलेबल हो तो वो ज्यादा डिमांडिंग भी नहीं होते। अगर आपको खास स्किल रखने वाले वर्कर्स रेयरली अवेलेबल हो, तो ऑफ कोर्स आपको फिर, आपको पता ही है, डिमांड अगर वर्कर्स की ज्यादा है और उतनी सप्लाई नहीं है,
तो फिर आपको ज्यादा ऑफर करना पड़ेगा उनको इन टर्म्स ऑफ वेज और सैलरी। तो आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो इस वजह से भी कम रहेगी सारी फर्म्स की। तो उन्हें सस्ते लेबर, वो सूटेबल और रेलेवेंट लेबर अवेलेबल हो। फिर हमारे पास एंसिलरी फर्म्स आ जाती हैं। एंसिलरी फर्म जो है ना, ये स्मॉल फर्म्स होती हैं जो सपोर्ट करती हैं लार्ज फर्म्स। और अब उसमें इस तरह से हो सकता है कि अगर एक शू बनाने वाली, शू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है और वो बड़ा बिजनेस है, लार्ज बिजनेस है, तो वो अब प्रोडक्शन तो कर रहा है, लेकिन वो ये क्या करता है कि जूते का एक पार्ट, एक कंपोनेंट किसी को क्या देता है कि आप प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि अगर शू मेकिंग है तो उसमें एक कंपोनेंट है सोल ऑफ द शू। तो सोल जो है ना वो आप लेट से किसी और स्मॉल बिजनेस से कहते हैं कि ये आप बना कर दे। और इसके लिए ना एक और टर्म भी इस्तेमाल होती है बिजनेस के अंदर, और उसे बोलते हैं आउटसोर्सिंग। कि आपने खुद नहीं बनाई वो चीज, आपने आउटसोर्स कर ली। और वो क्यों की? क्योंकि आपको लगता है कि ये कंपोनेंट बहुत ज्यादा अच्छी और ज्यादा एफिशिएंसी से बनाते हैं, छोटी फर्म है इसलिए। और हमारा मेन काम है कि हम ओवरऑल जो शूज का डिजाइन है, ठीक है, तो उसका जो कंफर्ट है और उसकी जो फिनिशिंग है, हम उस पे ध्यान दें। ऑफ कोर्स वो सोल पे भी इंस्पेक्शन तो करेंगे, क्या सोल जो है क्या वो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक है कि नहीं है। वो अपने इंस्पेक्टर ऑर्डर जब बना लेंगे तो वो अपने इंस्पेक्टर्स को भेजेंगे, एंड दे विल सी वेदर इट मीट्स द स्टैंडर्ड सेट बाय द ऑर्गेनाइजेशन और नॉट। और फिर वो एक्सेप्ट कर लेंगे ऑर्डर और उनको पे भी कर देंगे। तो वो सोल जो बना रही है छोटी फर्म्स, वो शायद ज्यादा बेहतर बना पाए बिकॉज दे आर ओनली वर्किंग ऑन वन पार्ट ऑफ द शू। तो वो शायद उनकी कॉस्ट रिलेटिवली कम हो कंपेयर टू अगर उसे लार्ज फर्म बनाती है। तो वो अब चूंकि स्मॉल फर्म्स करीब ही लोकेट करती हैं ऐसी, तो सारी जो लार्ज फर्म वहां पर मौजूद होंगी वो ये पार्ट उन स्मॉल फर्म से बना लिया करेंगी, कोई भी एक कंपोनेंट। तो उससे उन सब की जो एवरेज कॉस्ट है वो कम हो जाएगी, क्योंकि आपको ये जो छोटी फर्म्स हैं ये आसानी से अवेलेबल हैं। क्योंकि वो भी स्मॉल फर्म भी यही करेंगे ना कि अगर लार्ज फर्म एक जगह पर लोकेट करती हैं और वो काफी ज्यादा हैं, तो फिर स्मॉल फर्म उनके करीब ही लोकेट करना शुरू कर देंगे, ताकि वो उनको जब लार्ज फर्म आउटसोर्स करना चाहें तो उनको वो ऑर्डर दे दें, और फिर वो भी कुछ अर्न कर सकें। लेकिन उनको तो फायदा होगा, लेकिन वो बाकी फर्म्स को भी, जो शू मैन्युफैक्चरिंग फर्म्स हैं, उनको भी फायदा देंगे इन टर्म्स ऑफ लोअर एवरेज कॉस्ट। और ऐसा होता भी है। इसी तरह आप अगर कार्स को भी ले लें तो कार्स के केस में भी ऐसे होता है कि गाड़ियों के जो स्पेयर पार्ट्स हैं, ये बाद का छोटी फर्म्स बनाती हैं। यानी कि बड़ी फर्म आपके पास, लेट से अगर हम कहते भी हैं कि आपके पास होंडा है, आपके पास सुजुकी है, जो कि बड़ी फर्म मानी जाती हैं, आपके पास सुजुकी है या आपके पास टोयोटा है, तो टोयोटा तो इनफैक्ट दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ी फर्म है जो गाड़ियां बनाती है। तो ये छोटी जो मैन्युफैक्चरर है ना, कोई सोल ट्रेडर है, सोल ट्रेड, तो वो उसको क्या कहते हैं जी, गाड़ियों के कुछ पार्ट बनाने के लिए दे देते हैं। तो वो हो सकता है ज्यादा कम कॉस्ट पे उसको बना पाए, तो जिसकी वजह से एवरेज कॉस्ट इन सारी फर्म्स की कम रहती है। और प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा है तो टाइम पे डिमांड भी पूरी कर पाते हैं। इसी तरह जॉइंट मार्केटिंग बेनिफिट्स हमें नजर आ रहे हैं। दोनों फर्म्स, अब एक से ज्यादा फर्म्स हैं। फर्ज किया मैं यहाँ पे एग्जांपल देता हूँ कि आपने कुछ ये ना मिल्क प्रोडक्ट्स बनाती हैं कुछ कंपनीज, बिजनेसेस, मिल्क प्रोडक्ट्स, ठीक है जी। तो अब फर्म जो है ना आपस में हैंड्स ज्वाइन कर लेती हैं, और वो ये कहती है कि भाई हम ना अवेयरनेस देंगे, अवेयरनेस अबाउट मिल्क, कि ये किस तरह यूजफुल है, ठीक है, और ये क्यों इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि सबके प्रोडक्ट्स जो है ना वो मिल्क प्रोडक्ट्स ही हैं, तो उन सबको फायदा होगा ऑफ कोर्स। लेकिन अवेयरनेस से सेल तो बढ़ेगी, लेकिन होगा ये, अवेयरनेस कैसे देंगे कि हम कोई एक लेट से कोई मैगजीन निकाल रहे हैं या कोई
मैगजीन नहीं निकाल रहे तो हम कोई एडवर्टाइजिंग कैंपेन जो है ना वो लॉन्च करेंगे, लेकिन हम उसमें अपने जो फंड्स हैं वो शेयर करेंगे, तो उससे सबकी कॉस्ट कम हो जाएगी, बजाय इसके कि एक जो है ये काम करे तो उसकी कॉस्ट ज्यादा होगी। जब वो शेयर कर लेंगे तो चूंकि आप किसी ब्रांड का नाम नहीं लेंगे उसमें फिर मैगजीन में ना, क्योंकि ब्रांड का नाम लेने से तो किसी एक फर्म को फायदा होगा, तो आप सिर्फ मिल्क प्रोडक्ट्स या मिल्क की यूजफुलनेस को प्रमोट करेंगे, तो उससे फायदा सबका हो जाएगा, इसलिए सब शेयर करेंगे। और उनकी जो मार्केटिंग की कॉस्ट है, एवरेज कॉस्ट, वो कम रहेगी, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस कम रहेगा, और एवरेज कॉस्ट भी कम हो जाएगी। इसी तरह इम्प्रूव इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कोई इंडस्ट्री एक्सपैंड कर जाती है तो वहां पे ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा हो जाती है, तो जब ट्रांसपोर्टेशन ज्यादा होती है तो गवर्नमेंट देखती है कि भाई यहाँ इश्यूज हैं, तो गवर्नमेंट उस एरिया को डेवलप करना शुरू कर देती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ कोर्स डेवलप करना गवर्नमेंट का काम है, तो गवर्नमेंट जब देखेगी कि जहां पर आवाम ज्यादा अफेक्ट हो रही है, क्योंकि वहां उस एरिया में रश ज्यादा हो गया, कंजेशन ज्यादा हो गई है, तो फिर गवर्नमेंट उस एरिया को भी बेहतर कर देती है, जिससे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट भी कम हो जाती है, क्योंकि चीजें जब रॉ मटेरियल वगैरह जल्दी पहुंचेगा तो वर्कर्स की प्रोडक्टिविटी भी ज्यादा रहेगी, क्योंकि दे डोंट हैव टू वेट फॉर द रॉ मटेरियल टू रीच देयर प्लेस, तो वो जल्दी आएगा। फिर जब रोड रफ नहीं है तो चीजें डैमेज भी नहीं होंगी वाइल ट्रांसपोर्टिंग वन वन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो दोनों ही सूरतों में पेट्रोल भी कम लगेगा कि रश लगा हुआ है और गाड़ियां खड़ी हुई हैं, गाड़ियां स्टार्ट हैं, पेट्रोल इस्तेमाल हो रहा है, तो हर लिहाज से आपकी कॉस्ट जो है ना वो कम रहेगी। तो लेकिन ये जब इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव कर जाएगा, मुझे याद है ये जो एम्पोरियम है ना करीब, तो एम्पोरियम जब अभी बना भी नहीं था, अभी साइट अंडर कंस्ट्रक्शन थी, तो ये सबसे पहले जो एम्पोरियम के सामने दो रोड है ना, ये सबसे पहले बन गई थी। मैं काफी हैरान हुआ, मैंने कहा यार बाकी रोड तो बने नहीं, ये दोनों क्यों बन गई? क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर ज्यादा रश होने वाला है, बहुत गाड़ियां यहाँ आएंगी ऑफ कोर्स एम्पोरियम की वजह से, तो इसलिए उन्होंने ये बहुत पहले बना दी। तो इस इंडस्ट्री में भी अगर बहुत ज्यादा एक एरिया में बहुत ज्यादा दुकानें खुल जाएं, तो फिर आपको उस एरिया को डेवलप करना ही पड़ता है, क्योंकि वहाँ लोग ज्यादा हैं, तो मैस होगा, और मैस होगा तो फिर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर इक्का दुक्का दुकानें हैं, रोड खड्डे शड्डे भी हैं, तो एक आधी गाड़ी गाड़ी गुजर रही है तो कोई टेंशन नहीं है ना, तो वो फिर रश होगा, मीडिया कवर करेगी, तो ऑफकोर्स गवर्नमेंट का ही इमेज खराब होगा, तो गवर्नमेंट को फिर ये देखना ही पड़ता है। और राइट, फिर आ गया हमारे पास आगे डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल, ये हम अभी इसको बाद में देखते हैं।